हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। रिवीजन सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का टॉपिक, और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट डिस्कशन क्लास होगी इस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया टॉपिक को लेकर के। तो शुरू करते हैं फटाफट। जो डाउट रहेगा आप लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और आज हम लोग फिनिश करेंगे, कल नहीं परसों हम लोग इसके लिए एक ओपन टेस्ट रखेंगे। तो जो भी लोग टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, या फिर मेरी सजेशन यही है कि सभी लोग टेस्ट अटैम्प्ट करिए, डजेंट मैटर कि आप उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सबसे पहले आप चीज़ों को स्टार्ट करिए। सो हम लोग कल नहीं परसों हम लोग ओपन टेस्ट करेंगे इस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया टॉपिक का, और फिर उसके बाद से डिस्कशन वगैरह जो भी चीज़ें वो भी करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं जरा डिस्कशन। हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ SEZ पॉलिसी ऑफ द रीजन। अब जैसे देखिए यहाँ पर जब हम लोग बात किया जाए तो क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़िए। क्वेश्चन का कीवर्ड क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? एक तो ये बोला जा रहा है कि आपको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पर बतानी है, चलो ठीक है। अगला है कि इसके सेलिएंट फीचर के बारे में बताना है, और स्पेसिफिकली आप लोग वेस्टर्न इंडिया के बारे में बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो एक समराइजेशन देखा जाए तो सबसे पहले हमें इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी करनी है कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। दो बातें हो गई इसमें, एक हमारा डेफिनीशन का पार्ट हो गया कि आखिर में ये क्या होता है, और दूसरा पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में चीज़ें आ जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक बताने के बाद में हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो अलग अलग जगहों पर ये डेवलप होकर के रखा हुआ है। यानी इसका कि एरिया ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आप बता सकते हैं, एरिया ऑफ डेवलपमेंट। अब इस एरिया ऑफ डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, और उसमें से आपको बताना है वेस्टर्न इंडिया को स्पेसिफिकली। यहाँ पर आपको बताना है वेस्टर्न इंडिया को, ठीक है। लास्ट में आपको बताना है SEZ पॉलिसी जो लाई गई है, इस SEZ पॉलिसी का इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर स्पेसिफिकली ये जो हमारा वेस्टर्न इंडिया में डेवलप हुआ है, इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो बेसिकली इस इम्पैक्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सो ये हमारा क्वेश्चन है, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, और आई थिंक ये 2021 या 2022 में, आई थिंक 2022 के लिए सवाल शायद पूछा गया था। अब देखिए जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आपके सिलेबस को ही स्टिक करते हुए आते हैं। बस वहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें होती हैं थोड़ा मोड़ा उसी को इंक्लूड कर दिया जाता है, अदरवाइज़ चीज़ें लगभग आपको सेम सी ही देखने को मिलेंगी। अब जरा यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के। तो डेफिनीशन आई थिंक आप लोग जान रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक तरीके का क्लस्टर होता है, एक तरीके का क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती है। अब ये आपकी जो क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ है हमें वो कई तरीके से देखने को मिल जाता है। कई तरीके से देखने का मतलब ये हो गया, कि हमें यहाँ पर अलग अलग सेक्टर के, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर का एक अलग बन सकता है, सिमिलरली हमारी ऑटोमोबाइल की अलग बन सकती है, सिमिलरली हमारी फूड पार्क अलग बन सकता है। तो इस तरीके के हमारे कई सारे कॉम्प्लेक्स वगैरह बन जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जगह पर आप बिज़नेस कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, कोई एक एरिया होगा, कोई एक टावर होगा, और वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस इस्टेब्लिश होंगे, तो हम लोग बोल देते हैं कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस कॉम्प्लेक्स। साधारण भाषा में समझा जाए तो CBD का जो कंसेप्ट होता है, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी को आप थोड़ा सा एनलार्ज कर दीजिए, एक एरिया पे, तो ये बन जाएगा आपका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। जो हमारी CBD रहेगी बस आप ये समझिएगा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होती है, और वहीं जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। अब इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो चूंकि क्वेश्चन है तो हम लोग जरा इसके कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। तो कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन को सिंपली आप डिफाइन करिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जरा हम लोग बात करते हैं कि आखिर में इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है इसकी कनेक्टिविटी, एक हो सकती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे। कनेक्टिविटी को लेकर के जैसे हो सकता है इसका पोर्ट कनेक्टिविटी हो, या फिर इसकी रोड कनेक्टिविटी हो, या फिर इसकी रेल कनेक्टिविटी हो। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के एक अच्छी कनेक्टिविटी, गुड कनेक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं, जैसे रेल में अगर बात करेंगे तो झांसी का इलाका हो गया, या फिर आपके पुणे का इलाका हो गया, या फिर आपके नागपुर का इलाका हो गया, या जितने भी स्टेट की जितने भी कैपिटल हैं, राजधानियाँ जितने भी हैं, वो सब कहीं ना कहीं वेल कनेक्टेड होती हैं हमारे इस रेल के थ्रू। अल्टीमेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भी हो जाता है, जैसे कानपुर, लखनऊ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
हम रोड के थ्रू जब हम जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे एरियाज़ को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आगरा अपने आप में कनेक्ट हो सकता है, फिर इसी तरीके से आप मेरठ को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास में सोनभद्र को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमें यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए कि कनेक्टिविटी देखने को यहाँ पर मिल जाती है, जो कि रोड के थ्रू होती है। जब हम पोर्ट से आते हैं तो जितने भी आपके कोस्टल एरियाज़ वाले हैं या कोस्टल जितने भी आपके रीजन्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें रीजन बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका कोलकाता का रीजन हो गया, या फिर आपके असम के इलाका हो गया, असम तो नहीं एग्जैक्टली बट यस बिल्कुल असम का भी कुछ पार्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। फिर इसी तरीके से आपके पास में गुजरात के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो मिल जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से आपका मुंबई का इलाका हो गया, फिर आपका वाइजैग वाला इलाका हो गया, ठीक है, वाइजैग हो गया, या फिर तमाम आप कह सकते हैं साउथ इंडिया में आपको नंबर ऑफ सेंटर्स इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं जो कि वेल कनेक्टेड होती हैं। और इस वेल कनेक्टिविटी के कारण से कहीं ना कहीं हमें तमाम यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। दूसरा पॉइंट इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर मिल जाता है। अब जैसे आपको दोनों तरीके के लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है। अगर कोई मान लेते हैं कि स्किल्ड वर्क है, तो स्किल्ड काम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो लेबर फोर्स चाहिए होगा वो स्किल्ड लेबर फोर्स भी चाहिए होगा। और अगर मान लेते हैं किसी काम को रिपीटिशन करना है अगर, तो रिपीटिशन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अगर अनस्किल्ड लेबर भी मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर बात करते हैं मनरेगा का काम है, मनरेगा का काम जो होता है वो अनस्किल्ड लेबर वर्क में आता है। यहाँ पर स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है, बस जा करके आपको जो बोला जाएगा गड्ढा खोदना है तो गड्ढा ही खोदना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्किल्ड वर्कफोर्स है और अनस्किल्ड है दोनों की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि ये जो हमारे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी हमारे ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पर डेवलप होकर के आ रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं अपने आप में हाई माइग्रेशन एब्जॉर्ब करते हैं। हाई माइग्रेशन यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक अच्छा खासा इन माइग्रेशन देखने को मिल जाता है। जब हम इन माइग्रेशन देख रहे हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो लेबर फोर्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा बहुतायत में हमें देखने को मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो दिस इज़ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़। अब ये जो हमारे पास में डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ है वो कई तरीके की हो सकती हैं, चाहे वो फूड को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, किसी भी चीज़ को अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा फार्मास्यूटिकल, मतलब तमाम हो गए यार, जितने भी हम लोगों ने बात कर रखा है सारा ही यहाँ पर आ जाता है। फार्मास्यूटिकल्स हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है, आप देखिए बस ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल, डिफेंस हो गई, तमाम होती है एटसेट्रा। मैं लिख करके आगे बढ़ जा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। चौथी चीज़ अगर आप देखेंगे तो इन इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रखा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रखी होती है, या फिर बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। अब जैसे मान लेते हैं अगर किसी आप सिटी मतलब मान लेते हैं कि किसी आप मॉल में जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी मॉल में आप जाएंगे तो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड और बड़ी ही अच्छी होती है। सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, पानी की व्यवस्था होती है, वॉशरूम होते हैं, अलग अलग शॉप्स होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होकर के उस एरिया में रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में अच्छा खासा एक डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। इसको हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो यहाँ हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो यूज़ कर ही सकते हैं, प्लस साथ में कहीं ना कहीं टूरिज़्म के नाम से भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रैवल वाले लोग होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो इस इलाके में भी जा करके केवल चेक करना चाहते हैं पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, या फिर लोगों की परचेजिंग पैरिटी कितनी है, या फिर दे आर कंपेयरिंग द प्रोडक्ट विद देयर कंट्री टू द कंट्री वेयर दे हैव कम फॉर ट्रैवलिंग। जहाँ पर भी वो आ रखे होते हैं तो उस हिसाब से वो लोग कंपेयर करते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। समझ में आया क्या चीज़ है। इसके अलावा और भी तमाम बातें होती हैं। जैसे फिफ्थ पॉइंट होता है कि यहाँ पर हमें कई तरीके के फाइनेंशियल या फिर बोल सकते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, या फिर इसको मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ कॉमर्शियल बेनिफिट्स। ठीक है, तो कॉमर्शियल बेनिफिट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो कॉमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। एक होता है जो होलसेल मार्केट होती है। तो जो होलसेल मार्केट होती है दे एक्ट एज इनडायरेक्ट लिंक, ये हमारा एक इनडायरेक्ट लिंक के तौर पर काम करता है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं अगर रिटेल को लेकर के, तो रिटेल में भी यहाँ पर हमें कई तरीके के टैक्स बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह में भी कहीं जगह कहीं हमें इसका फ़ायदा मिल जाता है। तो ये हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में बात किया। अब देखिए जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया, दीज आर वेरी जनरल, लेट अस मेक इट लिटिल मोर टिपिकल। थोड़ा सा और हम लोग इसको ज्योग्राफिकल बेसिस दे देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कनेक्टिविटी का जहाँ पर हम लोग काम करेंगे, तो कनेक्टिविटी में थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि
यूज़ कर सकते हैं ज्योग्राफी का। क्या यूज़ करेंगे कि जितने भी आपको एरिया मिलेंगे, अगर इसकी टोपोग्राफी को आप देखेंगे तो ये आपको प्लेन इलाके देखने को मिलेंगे। दे विल बी प्लेन, जितने भी इलाके हैं दे विल बी प्लेन। प्लस साथ में इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन को देखेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन एक ऐसी होती है जो कि रिलेटिवली थोड़ी सी ठीक होती है। मतलब इट इज़ नॉट अ हार्श कंडीशन, हार्श नहीं होती है। मतलब वही अगर आप देखेंगे, क्या यहाँ पर आपने कोई हिमालयन बेल्ट की कोई भी आपने रीजन देखा क्या? नहीं। लुधियाना एक आता है पंजाब में, लेकिन वो आपका माउंटेन एरिया नहीं है, हिमालयन बेल्ट में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जोग्राफिकल बेसिस है वो हमारी एक सिंपल जोग्राफी होती है। दे आर एक ऐसी जोग्राफी है जो कि ईजी है, जहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे और एक तरीके से चीज़ें आसान होंगी। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि जोग्राफी के साथ में द एरियाज विच आर हैविंग रिलेटिवली लो रिलीफ एंड यू कैन से कि जो प्लेन टोपोग्राफी वगैरह होती है, क्लाइमेट एक अच्छा ठीक होता है, ह्यूमेन कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल जाती है। स्किल्ड और इनस्किल्ड लीबर के लिए यहाँ पर आपने जो ऐड किया वो है माइग्रेशन को लेकर के, और इस माइग्रेशन के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू राइट द थ्योरी ऑफ रेवेंस्टीन। रेवेंस्टीन का यहाँ पर हमारे पास में मॉडल आया था और इसने ये कहा था कि लोग जो होते हैं दे आर माइग्रेटिंग एंड दे आर माइग्रेटिंग स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक वर्क। कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण से ही वो माइग्रेट भी करते हैं, और मेल का ज़्यादा होता है फीमेल की अपेक्षा, लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर इसके 10 पॉइंट्स इसके बोले गए थे, और ये 10 पॉइंट की जगह पर आप केवल नाम लिखिएगा, और यू कैन राइट दैट ये जो एरियाज़ होते हैं दे आर पुल फैक्टर्स। ये कहीं ना कहीं जो होते हैं ये पुल फैक्टर्स होते हैं, और ये हमारे जो लेबर फोर्स है उनको पुल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं खींच लेते हैं। फिर हमारे पास में डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री को लेकर के हो जाएगा। अभी इस डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी ऑफ गुरनार मिल्टन। दिस इज गुरनार मिल्टन, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक क्लस्टरिंग के बारे में बता रखा था। प्लस साथ में कोर पेरिफेरी मॉडल ऑफ फ्रीडमैन के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी सेम इसी तरीके से क्लस्टरिंग के बारे में बात किया था। हालांकि एक की जो क्लस्टरिंग है दैट इज़ यू कैन से बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस एरिया, और वहीं जो फ्रीडमैन है वो कहीं ना कहीं आपस में एक डायरेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज के कारण से डेवलप हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि दिस वुड बी अ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। यहाँ पर हमें एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज के तौर पे देखने को मिल जाता है। बात समझ में आ रही है क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में ऐसी खास कोई ज्योग्राफी का पॉइंट नहीं आएगा। जो पॉइंट है हमारी वो टोपोग्राफी वाली ही चीज़ें कह देंगे कि जहाँ पर भी टोपोग्राफी प्लेन होती है वहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ये रिलेटिवली ईजी हो जाता है। प्लस साथ में यहाँ पर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल कनेक्टिविटी भी हमें देखने को मिल जाती है। तो एग्रीकल्चरल कनेक्टिविटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? कॉमर्शियल बेनिफिट्स को लेकर के यहाँ पर कुछ खास ऐसा मतलब फंडा नहीं है कि जो स्पेशली किसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए बने, तो मतलब ज्योग्राफी के लिए बने, ज्योग्राफी का कोई खास फंडा यहाँ पर नहीं होता है। सवाल ये आता है वेस्टर्न इंडिया को आप फोकस करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया डेफिनेशन को लेकर के। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के। अब आगे हमारा आ रहा है एरिया ऑफ डेवलपमेंट और फिर वेस्टर्न इंडिया। और मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए। फ्लो चार्ट यहाँ पर आप बना दीजिए। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट बना करके आपको दिखाना है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। अब जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है आप दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो आप बना सकते हैं कि कौन से वेस्टर्न है और कौन से ईस्टर्न है, और दूसरा बना सकते हैं मेजर जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा बना सकते हैं जो आपका माइनर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के तौर पर आ जाता है। जैसे भी मर्जी, आपके मर्जी के हिसाब से आप चाहे तो इसको मेजर माइनर करके भी दिखा सकते हैं, और यहाँ पर आप ईस्ट वेस्ट करके भी आप दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ वो है ईस्ट वेस्ट को लेकर के। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में, अब सवाल ये उठता है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है हमारे पास में जैसे आप लोग कंसेप्ट एक पढ़ रखे होंगे इंडस्ट्रियल रीजन को लेकर के, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया। इंडस्ट्रियल रीजन, जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है वो अपने आप में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो आप एक काम करिएगा, इंडस्ट्रियल रीजन के नाम ना लिख करके आप सिंपली ईस्ट जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके नाम लिखना शुरू करिए। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर ईस्ट साइड में लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो ईस्ट साइड में हमारे पास में जो रीजन्स वगैरह आ जाएंगे, एक तो हमारा आ जा रहा है जो हमारा दिस कोलकाता वाला एरिया हो गया हुगली रीजन को लेकर के। सो दिस वुड बी हुगली रीजन हो गया, ठीक है। केवल नाम लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हुगली रीजन के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं जो छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन है इस इलाके में हमारा आ जाएगा। कुछ होंगे जो सेंट्रल वाले होंगे, तो सेंट्रल वाले को भी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। सेंट्रल वाले में जैसे मान लेते हैं कि हमारा आ जाता है दिल्ली कानपुर का रीजन। सो दिस इज़ दिल्ली कानपुर का रीजन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से जितने भी बचे हैं वो सारे हमारे वेस्टर्न वाले हैं, तो वेस्टर्न वालों के नाम आप फटाफट लिखना शुरू कर देंगे। जैसे कि एक हमारा अहमदाबाद है, दिस इज़ अहमदाबाद, वडोदरा,
अहमदाबाद वडोदरा रीजन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास में मुंबई पुणे का हो जाएगा, सो दिस इज़ मुंबई पुणे को लेकर के हो जाएगा। फिर हमारे पास में हो जाएगा आपका दिस वन साउथ वाला जो रीजन हो गया, डेक्कन वाला रीजन हो गया, ठीक है, जहाँ पर अब एक्चुअली वो हैदराबाद वाला रीजन आप सिंपली बोल सकते हैं, दिस इज हैदराबाद, पुणे हैदराबाद, पुणे हैदराबाद। अब यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे भी यहाँ पर डेवलप होकर के रखे हुए हैं। जो हमारे पास में छोटे छोटे हैं उनको भी आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक कृष्णा गोदावरी बेसिन को लेकर के, केजी बेसिन, यहाँ पर भी अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है। फिर इसी तरीके से आप चाहे तो नागपुर वर्धा को भी दिखा सकते हैं, तो दिस इज़ नागपुर वर्धा रीजन हो गया, यहाँ पर भी डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है। धारवाड़ बेलगांव का देखने को मिल जाता है, तो दिस इज़ धारवाड़ बेलगांव का देखने को मिल जाता है। और लास्ट में केरला वाला जो रीजन है इसका भी आप लिख सकते हैं, केरला कोस्ट इंडस्ट्रियल, दिस इज़ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस वगैरह के सारे नाम देख लिए, क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जरा आ जाइए, अगला जो वाला पार्ट है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आखिर में ये जो हम लोगों ने SEZ पॉलिसी वगैरह को देखा है, तो SEZ पॉलिसी का क्या इस्तेमाल है। अब यहाँ पर आप करिएगा यही कि जो हम लोगों ने यहाँ पर ये वेस्टर्न वाले पार्ट को डिस्कस किए, मतलब लिखा है, इसको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, आई थिंक यू कैन मैनेज दिस, ये आप आराम से चीज़ों को लिख सकते हैं। अब जरा SEZ पॉलिसी के बारे में हम लोग जरा देखना शुरू करते हैं, क्या क्या इसके साथ में खास बात बन रही है, फिर किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रही है। जब हम SEZs के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया गया है। तो पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जैसे हमारा मुंबई का पोर्ट हो गया, कांडला का पोर्ट हो गया, या फिर आपके मुंद्रा का पोर्ट हो गया, अच्छा खासा डेवलप करके रखा गया है, जो कि हमारे SEZ पॉलिसी के कारण से अच्छा खासा ये आगे बढ़ते जा रहा है। प्लस साथ में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं दीज आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कहीं ना कहीं दीज आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने के कारण से अच्छा खासा यहाँ पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर SEZ पॉलिसी के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर तमाम, मतलब इसकी जो मेन फंडा है वो है फाइनेंशियल अट्रैक्शन, वो है इसका फाइनेंशियल अट्रैक्शन। अब इस फाइनेंशियल अट्रैक्शन में आपको FDI का हमें इनकमिंग देखने को मिल जाता है, FPIs वगैरह आती रहती हैं, FII आते रहती हैं, प्लस साथ में हमारे टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन देखने को मिल जाता है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ें हम लोग प्राइमरली फोकस करके रखते हैं। फिर उसके बाद से इसी तरीके से हमारे पास में चीज़ें आ जाती हैं, लाइक हमारा लैंड एक्विजिशन को लेकर के, सो दिस इज़ लैंड एक्विजिशन। कहीं ना कहीं इस लैंड एक्विजिशन की जो SEZ पॉलिसी में डेवलपमेंट बताई गई, दैट वुड बी यू कैन से बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फिर उसके बाद से आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो SEZ पॉलिसी होती है ये कहीं ना कहीं एक इक्वलाइजेशन का फंडा लेकर के रखी हुई है, मतलब यहाँ पर हमारा जो रीजनल डेवलपमेंट का फंडा है वो काफ़ी हद तक काम आ जाता है। तो यहाँ पर ये रीजनल डेवलपमेंट बेसिस को लेकर के आते हैं, रीजनल डेवलपमेंट बेसिस, दिस इज यू कैन से इक्वलाइजेशन, दिस इज इक्वलाइजेशन। तो ये हमारे पास में हो जाएगा SEZ का क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो इस इम्पैक्ट के बारे में भी आप दिखा सकते हैं। इम्पैक्ट के तौर पर आप ये बता सकते हैं कि इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और यू वुड सिंपली से, ठीक है, ओके 1 सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर सिंपली आप बता सकते हैं कि इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो काफ़ी हद तक काफ़ी ऊपर चला गया है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करते हुए आप सिंपली ये बता दीजिएगा कि जो SEZ पॉलिसी है, दिस हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रीजन एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, and this has helped to increase investment and improve the infrastructure. In the future we can we have to involve the local communities to participate into these industrial complexes to make it more economic and more sustainable. तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे क्या चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। जो डाउट रहेगा वो आप लोग अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, ताकि हम लोग उसको भी डिस्कस कर लिया करेंगे। सो डोंट वरी, एंड चीज़ों को बस लिखते रहिए। कुल मिलाकर के कहानी यही है कि आप चीज़ों को लिखते रहेंगे तो फिर आपके पास में ज़्यादा बेटर रहेगी। देखिए, कुल मिलाकर के आपको अटेम्प्ट करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट जब तक आप नहीं करेंगे क्वेश्चन को, तब तक यहाँ पर हमें मतलब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आइए, हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है ये है रीजन्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन शुगर इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया। अब देखिए, जो नॉर्थ और पेनिनसुलर इंडिया में जो आपके शुगर इंडस्ट्री के डिफरेंस को लेकर के दिखाना है वो बड़ा ही सिंपल सा है। सिंपल सा ये है कि अब कंटेंट के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस के बारे में पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर बताना है शुगर इंडस्ट्री को लेकर के, तो आप शुरू करिए शुगर इंडस्ट्री को लेकर के, ठीक है।
यहाँ पर आप लिखिए शुगर इंडस्ट्री। अब चूंकि शुगर इंडस्ट्री ये वेबर वाला जो कंसेप्ट है उसके थ्रू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको दिखाना होगा कि दिस इज़ रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल बेस्ड। क्यों? क्योंकि ये जो शुगर है ये अपने आप में वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। दिस इज़ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, वेट लूजिंग इंडस्ट्री। और दूसरा साथ में हमें यहाँ पर मार्केट भी डेवलप करना होगा, तो मार्केट डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारी रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। दिस इज़ यू कैन से वेट लूजिंग इंडस्ट्री के तौर पर हमें ये देखने को मिल जाता है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर आप बताएंगे कि जो नॉर्थ इंडिया है, दोनों में आप जरा आप कंपेयर करना शुरू कर दीजिए। वेबर के मॉडल को यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर रॉ मटेरियल और ये जैसे किस तरीके से रॉ मटेरियल और मार्केट के बेसिस पर हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो शिफ्ट होती है। तो बीच में करके यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा कि इन बिटवीन हियर कहीं, यहाँ पर कहीं पर भी जो होता है वो इंडस्ट्रियल सेटअप हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए मेन मुद्दे की ओर में, नॉर्थ और पेनिनसुलर इंडिया। अब आप पहले तो ये दिखाइए कि नॉर्थ में किस तरीके का डेवलपमेंट है। नॉर्थ में शुगर के बारे में आप बता दीजिए। यहाँ पर बताइए क्या क्या खास बातें हैं। तो पहले एरिया अंडर कल्टिवेशन, एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ वेरी हाई, एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ वेरी हाई। और उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ पर जो है बहुत प्रमोट किया जाता है या फिर बस यहाँ पर क्या है, लैंड अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, लैंड की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड पीपल आर इन्वॉल्व एज अ फार्मर हियर। काफ़ी लोग यहाँ पर मतलब हाई इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल जाता है, हाई इन्वॉल्वमेंट इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि जो भी शुगर या शुगर केन वगैरह उगाता है, इस शुगर केन में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दे आर नॉट द प्राइमरी फार्मर्स, देयर एक्टिविटी इज़ नॉट प्राइमरी एज अगर बात करते हैं फार्मिंग, तो दे आर माइग्रेंट पीपल। ये लोग माइग्रेंट लेबरर्स हैं, लेबरर्स हैं। जब वो छुट्टी पे रहते हैं, मतलब जब उनको बुआई करनी होती है तो आ जाते हैं अपने गाँव, और यहाँ पर जो होती है अपनी बुआई करते हैं और फिर चले जाते हैं अपना देखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक एनुअल क्रॉप है, ये एक एनुअल क्रॉप है, साल भर लगता है। सितंबर से लेकर के इसका अगस्त तक का इसका पीरियड होता है, इसको शुगर पीरियड भी बोलते हैं। दिस इज शुगर पीरियड। ठीक है, तीसरी बात, हमें यहाँ पर जो क्लाइमेट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, दिस इज क्लाइमेट, ये ठंड नहीं पड़नी चाहिए, ये दिक्कत है, ठंड नहीं पड़नी चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री इन्वायरमेंट। अगर इसको फ्रॉस्ट पड़ी तो फिर ये ख़राब हो जाता है, फ्रॉस्ट फ्री इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। चौथी चीज़, रेनफॉल कंडीशंस, या तो आप रेनफॉल करा दीजिए या किसी भी तरीके से इसको इरिगेशनल अवेलेबिलिटी करा दीजिए, इरिगेशनल अवेलेबिलिटी। जितना ज़्यादा हीट रहेगा उतना बढ़िया है। तो दिस इज़ ट्रॉपिकल क्रॉप, ये अपने आप में एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। अब ये सारी कंडीशंस हमें साउथ इंडिया में रिलेटिवली ज़्यादा मिल जाती हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर लास्ट पॉइंट बता देंगे जो फेवरेबल होता है वो ये है कि यहाँ पर ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट मिल नहीं पाता है, तो यहाँ पर लो सुक्रोज कंटेंट आप बोलेंगे, दिस इज़ लो सुक्रोज कंटेंट। और वही अगर साउथ वाले साइड में आ जाएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर इसके विपरीत मिल जाएंगी, यानी कि जो शुगर केन है उसका ज़्यादा लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, बट स्टिल जो ईल्ड है वो रिलेटिवली ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। शुगर केन के जो कह सकते हैं कि लोग हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग, वो वहीं के लोग हैं, इस वजह से है। क्लाइमेट हमें फ्रॉस्ट फ्री मिल जाता है, इरिगेशन की अवेलेबिलिटी हो जाती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारा साउथ इंडिया का ज़्यादा ही ट्रॉपिकल है, कह सकते हैं कि वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ वाला पार्ट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आई थिंक यू कैन मैनेज दिस, आराम से इसको लिखा जा सकता है। बस आपको यहाँ पर एक काम करिएगा, स्टेटस जरा दोनों का जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हो गई और जो ईल्ड हो गई, इन दोनों को आपको कंपेयर कर देना है। इसके लिए डेटा रहेगा, ठीक है, कंपेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये डेटा आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा और उसके थ्रू आप अल्टीमेटली यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? जब हम कंक्लूड करिएंगे तो कंक्लूजन में आप बस चीज़ों को लिखा दीजिएगा, वी नीड टू मेक सिस्टम सस्टेनेबल। देखिए, जब चीज़ें आपको समझ ना आए ना तो उस बस सस्टेनेबिलिटी वाला क्लॉज लगा करके आप अपने आंसर को कंप्लीट कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक अच्छा कंक्लूजन मान लिया जाएगा। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड विद सिग्निफिकेंस ऑफ इको टूरिज्म। ओके, हम लोगों ने कल की क्लास जब शॉर्ट नोट वाली की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, सिग्निफिकेंस ऑफ इको टूरिज्म को लेकर के, इन रिलेशन टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वन सेकंड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ इको टूरिज्म को लेकर के, कि इसका सोशियो इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो हम लोगों ने कल की क्लास में ही डिस्कशन किया हुआ था हमारे इको टूरिज्म को लेकर के। इको टूरिज्म का सिंपल मीनिंग क्या होता है आपको सबसे पहले ये बता देना है, ठीक है। तो ये हो गया इको टूरिज्म, ठीक है। इसकी डेफिनीशन के बारे में आपको बताना होगा।
डेफिनेशन के बाद में आप बताइए कि इसमें एक फ़्लो चार्ट ऐड करिएगा, और फ़्लो चार्ट ऐड करके और ये दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग इको टूरिज़्म डेवलप कर पाते हैं। आप उस रीजन के बारे में बता दीजिए। जैसे फ़्लो चार्ट में आप ये दिखा दीजिए, जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, वहाँ पर इको टूरिज़्म डेवलप हो रही है। फिर उसके बाद से हिमाचल प्रदेश का इलाका हो गया, उत्तराखंड का इलाका हो गया। फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में कई सारे इलाके हैं, जैसे नागालैंड का हो गया, सिक्किम का हो गया, अरुणाचल का हो गया, ठीक है। तो इस इलाके में डेवलप किए जाना है। फिर साउथ में आप आ सकते हैं, साउथ इंडिया में भी हमारे पास में जैसे केरला का इलाका हो गया, कर्नाटका का इलाका हो गया, तमिलनाडु का इलाका हो गया, तो सिरसैलम वगैरह हो गया, तो यहाँ पर भी डेवलप किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो आपका पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी यहाँ पर भी है। तो एक रीजन को दिखा दीजिए, प्लस साथ में एक मैप बना करके लोकेट कर दीजिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेकर के। तो आपको यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बताना है, और दूसरा आपको बताना है यहाँ पर जो इसका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। सो दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात किया जाए, दिस इज़ कंजर्वेशन। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए हमारा जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेकर के बातें हैं, तो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में कई सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे एक हो जाएगा यहाँ पर कल्चरल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हम लोग कल्चरलिज्म के बारे में बात करते हैं, या फिर जो कल्चरल रियल्म के बारे में बात करते हैं, उस कंसेप्ट को भी ले आकर के आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। प्लस साथ में यहाँ पर आप बता सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी का क्लॉज लिया जाता है, तो सस्टेनेबिलिटी के क्लॉज के लिए वी कैन इन्वॉल्व द लोकल पार्टिसिपेशन। यहाँ पर लोकल पीपल की पार्टिसिपेशन हम लोग यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। तो ये हमारे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो फ़ायदे रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो इंडिजिनस नॉलेज है, जो इसकी इंडिजिनस नॉलेज है, ये नॉलेज भी यूज़ हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो लोकल पीपल होते हैं दे नो द एरिया इन ए वेरी वेल मैनर, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर लोकल लोगों का हम कंसेंट ले आते हैं, या फिर लोकल लोगों को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो लोग अच्छे तरीके से जानते भी हैं, और कहीं ना कहीं ये इनके सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी एक अच्छा तरीका मिल जाएगा। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट को एक बढ़िया वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से बता सकते हैं कि जो लोकल लोग हैं वहाँ पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करते जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो क्रिएट होगा दैट वुड बी अगेन भी यू कैन से सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रही होगी। टूरिज्म के लिए एक अच्छा इंपैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अगर बात करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर ये इकोलॉजिकल टूरिज्म खुद है, इसका मतलब ये होता है इको टूरिज्म मतलब दैट इज़ इकोलॉजिकल टूरिज्म। तो जो हमारी इकोलॉजिकल टूरिज्म यहाँ पर डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं वो लोकल फ्लोरा एंड फौना के कारण से हो रही है। तो लोकल फ्लोरा एंड फौना को यहाँ पर अब कंजर्व किया जाना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कंजर्वेशन होनी शुरू हो जाएगी। कंजर्वेशन से फ़ायदा अब ये होगा कि जो लोग पहले इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वो अब इंपॉर्टेंस भी देंगे, और जो इंपॉर्टेंस दे भी रहे थे वो उसको और ब्यूटिफिकेशन पर ध्यान देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट में अब इस चीज़ को हम लोग मार्केट में दिखा सकें। तो एक तो ये पॉइंट यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि जो लोकल लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हेरिटेज प्रोटेक्शन भी रहेगा, और इनकी जो हेरिटेज होती है वो उनका फॉरेस्ट होता है, या फिर उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वही होती है। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के नाम पर भी यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट, जब यहाँ टूरिज्म वगैरह होगी तो एक फंड्स वगैरह जनरेट होंगे, तो जब फंड्स जनरेट होंगे तो इट विल बी यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये फ़ायदा हो ही रहा है। एक और पॉइंट लिख दीजिए, 4 पॉइंट लिख देना चाहिए, 3 पॉइंट में मज़ा नहीं आएगा। एक और पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जब जो टूरिज़्म मतलब कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है, वो इको टूरिज़्म को प्रमोट करने के कारण से, इको टूरिज़्म इकोलॉजिकल टूरिज़्म को प्रमोट करने के कारण से कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी ज़्यादा सस्टेनेबल बनती जाएगी। तो ये सस्टेनेबल भी बन जाएगी, और कहीं ना कहीं दिस इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बनते जाएगी। तो आप बस कंक्लूड करते समय यही लिखेंगे, वी नीड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड फॉर दैट वी नीड टू अवेयर द पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अवेयर करिए, अवेयरनेस कैंपेनिंग वगैरह चलानी पड़ेगी, तो अवेयरनेस करिए, अवेयरनेस करने के साथ में लोगों को और प्रमोट करिए, और ये कहिए कि इको टूरिज़्म को और इंपॉर्टेंस दिया जाए और उसको और बढ़ावा दिया जाए। तो ये काम करना होगा अपने इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ इंडिया एंड डिस्कस द बेंगलोर मुंबई कॉरिडोर। अब देखिए, इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस कर रखा है। हम लोगों ने
एक सेकेंड, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमारा इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में। वही चीज़ यहाँ पर भी आपको लेकर के आ जानी है, सेम वही चीज़ें उठा करके आपको यहाँ लिख देनी है। सो दिस वुड बी द थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, ये आप चीज़ें खुद से कर लीजिएगा, आई थिंक कर भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एसेस द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। ये बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल होगा और कहीं ना कहीं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें होंगी जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपने आंसर में लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेटा वगैरह भी दिखाना पड़ जाएगा क्योंकि नीड है, ज़रूरत रहेगी उस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन को ज़रा डिस्कस करते हैं। हालांकि इसके लिए एक मैं आर्टिकल आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा टेलीग्राम में, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसकी या तो समरी हम लोग डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट वीडियो के नाम पर। अब जरा समझिएगा, पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एसेस द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया। जब हम लोग एलपीजी रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो एलपीजी होने के बाद में हमारा जो इन्वायरमेंट था, हमारा जो कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट था, 1991 ऑनवर्ड्स हम लोगों को लिबरलाइज देखने को मिल जाता है। और ये जो लिबरलाइजेशन है वो समय समय पर होती रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 2019 में 2019 के बाद से काफ़ी ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट की गई थी, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, चीज़ों को बेचा जाना शुरू कर दिया गया था। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिबरलाइजेशन, ये भी एक तरीके का लिबरलाइजेशन ही है। अब इस लिबरलाइजेशन करने के कारण से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है जितने भी एमएनसीज़ वगैरह हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जैसे रिलायंस हो गई, ठीक है, रिलायंस हो गया, या टाटा हो गई, टाटा को भी फ़ायदा हुआ था, अडानी ग्रुप को हो गया, तो कई सारे ग्रुप को यहाँ पर जो होता है फ़ायदा भी हुआ था अगर हम लोग लिबरलाइजेशन को देखते हैं तो लिबरलाइजेशन कहीं ना कहीं एमएनसी के ग्रोथ, एमएनसी के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस चीज़ को हम लोगों ने ऑलरेडी 2019 में तो एकदम देखा है, और ये चीज़ हमें 1991 से ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट को आपको दिखाना है कि किस तरीके से जो एमएनसी का एक ग्रोथ है लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज्योग्राफी क्या लिखी जाए, तो यहाँ पर आप ज्योग्राफी क्या लिखेंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क होने वाला है, देखिएगा। हालांकि अगर मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से अटैम्प्ट करें, लेकिन ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कई लोगों को दिक्कत होगी लिखने में, शुरुआत करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है शुरुआती दिनों में। अब सुनिएगा ज़रा, जब भी हम लिबरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? लिबरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि ये ज़्यादा ईज़ बिजनेस होगा। ईज़ मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरीके से बोल सकते हैं। अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपके दिमाग में आ रहा है तो अब आप थोड़ा सा इसकी चीज़ों को ब्रेक करना शुरू करिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को। तो जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आप देखेंगे तो क्या क्या पॉइंट आप यहाँ से निकाल पा रहे हैं, यही जो आप निकाल पाएंगे ना, यही सारा आपका आंसर बन जाएगा। ज्योग्राफी क्या है इसमें मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी इसके अलावा जो डेटा वगैरह होंगे यू कैन यूज़ दैट डेटा फ्रॉम दैट, जो आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट आएगा कि आप बिज़नेस को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करने का एक तरीका, अब बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक तो आपको एक मतलब टैलेंट भी चाहिए होता है, एक नीड चाहिए होती है, और कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इन सब के अलावा हमारे पास में जैसे इंडस्ट्रियल हब हो गए, ठीक है, इनका डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गए, या फिर आपके इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल यहाँ पर आप ले आकर के कर सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिजनेसेस यू विल फाइंड इट एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रिच एरियाज़, जैसे कि बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, ठीक है। तो जितने भी ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाली बातें हैं वो उन्हीं इलाकों से ज़्यादा स्टार्ट होती है जो ऑलरेडी अपने आप में डेवलप होकर के रखे हुए हैं। दूसरा होता है यहाँ पर परमिट्स लेने। तो ये जो परमिट्स लेने होते हैं, लाइसेंसेस वगैरह लेने होते हैं, लाइसेंसेस कहीं ना कहीं ये इस बात के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरली जो है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेनली होता है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस साथ में किस तरीके का डिजिटाइजेशन वगैरह किया गया है। तो डिजिटाइजेशन वगैरह को भी ले आकर के हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो परमिट और लाइसेंसेस होते हैं, आप ऐसे समझिए, हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट होता है हमारा सिस्टम एनालिसिस, एक हमारा कंसेप्ट होता है सिस्टम एनालिसिस। अब जब सिस्टम एनालिसिस होती है, इसमें होता क्या है कि आपके पास में आप जो भी प्रॉब्लम आप लेना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को एक सिस्टम मान लिया जाता है, एक सिस्टम मान लिया जाता है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है उस सिस्टम में हमारे पास में अलग अलग नोड्स होते हैं, अलग अलग नोड्स होते हैं, और इन नोड को हम लोग लिंकेजेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, लिंकेजेस के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका नोड और ये हो गया एक तरीके से लिंकेज, और लिंकेज के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद यहाँ पर एक फ़्लो जनरेट होता है। तो ये फ़्लो जनरेट हो रहा है,
ये फ्लो जनरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नोड क्या है, नोड एक तरीके का आपको मिल रहा है कि दिस इज अ टाइप ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम। ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो लिंकेज आएगी। लिंकेज मतलब कि इन दोनों के बीच में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज बन रही होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बन रही होगी। अब ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है बेसिकली ये एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करते हुए नए बिजनेस को सेटअप करने की बारी है। जैसे मान लेते हैं कि आपको ऑटोमोबाइल ही अगर मान लेते हैं स्टार्ट करना है, तो ऑटोमोबाइल का स्टार्ट करने के लिए आपको छोटी मोटी और भी तमाम चीज़ें चाहिए, जैसे आपको पहिया चाहिए, जैसे आपको फाइबर चाहिए, जैसे आपको लोहा चाहिए, है ना, तमाम चीज़ें। तो आपके पास में अलग अलग यहाँ पर नोट्स बन जाएंगे और आपको ये लिंकेज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। डिफरेंट इंडस्ट्री विल कनेक्ट विद ईच अदर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर कनेक्ट हो रही होगी, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ कनेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होगा। अब जब लिंकेज के बाद जब यहाँ पर फ्लो आ रही है, फ्लो का मतलब होता है ये जो हमारे पास में फ्लो आ रही है, फ्लो का मतलब होता है कि अब यहाँ पर चीज़ें चैनलाइज हो रही हैं। चैनलाइज होना, चैनलाइज होने का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ से हमारा ट्रेड होना शुरू हो गया। तो ट्रेड है बेसिकली। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये सिस्टम एनालिसिस जो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा डिस्कस किया है, आप बोल सकते हैं ये एक तरीके का हमारा बिजनेस सेटअप है। बिजनेस फ्लो मैं बोलूँगा इसको, सेटअप नहीं, बिजनेस फ्लो बोलूँगा। और इनफैक्ट यही चीज़ हमारी बोली जा रही है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है कब डेवलप हुई हैं, किस तरीके से डेवलप होंगी, और ये चैनलाइजेशन आपका कितना बढ़िया होगा इस बात को डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा लिबरलाइज्ड हमारी इकॉनमी है। क्योंकि हर पॉइंट पर आपको फाइनेंशियल, गवर्नमेंटल, इसके अलावा लैंड, तमाम तरीके के हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। तो परमिट्स वगैरह यहाँ पर ये गवर्नमेंट वाले साइड से निकल करके हमें देखने को मिल जाता है। फिर हमारे पास में एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब हो गया कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक तरीके का बन गया प्रॉब्लम और ये बन गया एक दूसरे के साथ में लिंकेज। फिर हमारे पास में इसी तरीके से आ जाता है फाइनेंसेस। तो फाइनेंसेस हो गए या फिर क्रेडिट्स वगैरह हो गए, ये सब भी आप कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है, मैं एटसेट्रा यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि यू नीड टू राइट दिस सिस्टम एनालिसिस वाला पार्ट। जब आप सिस्टम एनालिसिस वाले पार्ट को लिखेंगे और अपनी जो ज्योग्राफी यहाँ पर है उसको लिखना शुरू करेंगे, ज़्यादा अच्छे से कहाँ डेवलप हो पाएगी ये लिखना शुरू कर देंगे, देन चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या है। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, इस इंडस्ट्रियल सेटअप को आप दिखा सकते हैं कि वेबर के माध्यम से, मतलब या तो ये रॉ मटेरियल टाइप बन रही होगी या फिर ये मार्केट ओरिएंटेड बन रही होगी। तो कहीं ना कहीं हमें रॉ मटेरियल या फिर मार्केट ओरिएंटेड चीज़ें बनती हुई नजर आ रही होंगी। तो जो इसमें के पीछे की ज्योग्राफी है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई थिंक आप क्वेश्चन को आप लिख सकेंगे। अब रिलेटिवली ज़्यादा आसान हो गया है लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ इंडो चाइनीज रिलेशन। ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं इंडो चाइना रिलेशन को लेकर के। और फार्मास्यूटिकल में जो हम लोग एपीआई का इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रखा है। तो मेरे ख्याल से आप चीज़ों को लिख सकते हैं या आप लोग खुद से करिएगा, सेल्फ रिटर्न करिएगा और लिख करके ऑब्वियसली टेलीग्राम पर सबमिट करिएगा। वहाँ पर इवैल्यूएट करके एनालाइज करके आपको बताया जाएगा क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आइडेंटिफाई ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया एंड डिस्कस द मेजर्स टू प्रमोट ऑयल सीड, या फिर जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है। ये भी एक आसानी से किया जा सकता है कि ये क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझा दिया जा रहा है। इसके बारे में जो पॉइंट्स है वो जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिलेटिवली आसान हो जाए क्या क्या चीज़ें हैं। जब हम लोग ऑयल सीड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑयल सीड को यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिएगा कि ऑयल सीड रीजन है कौन कौन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन दे देनी है। नॉर्मली जो हमारे ऑयल सीड एरियाज़ हैं वो आपके वेस्टर्न वाले पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न एंड पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न एंड डेक्कन वाला पार्ट है, डेक्कन इंडिया, यहाँ पर हमारा जो पार्ट है। अब इसको आप मैप बना करके ज़रूर दिखाइएगा कि कहाँ कहाँ पर ऑयल सीड हमें देखने को मिल जाता है। जैसे मेनली गुजरात, हरियाणा, ऐसा नहीं है कि एकदम से बाकी चीज़ों में होता नहीं है, हरियाणा राजस्थान के पार्ट में भी हमें देखने को मिल जाता है। वॉलनट वगैरह हो गई, ठीक है, तमाम होती है। तो ये हमारे पास में ऑयल सीड मेनली देखने को मिल जाती है। फिर दूसरा यहाँ पर है कि आपको ये बताना है कि किस तरीके से, अच्छा प्रोड्यूसिंग एरिया के बारे में हम लोगों ने बात कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टेटस बताना पड़ेगा। स्टेटस का मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पर डेटा वगैरह दिखाना पड़ेगा जो कि हम लोग शॉर्ट्स में डिस्कस कर लेंगे। अब आपको प्रमोट करना है ऑयल सीड, प्रमोट करना ऑयल सीड, तमाम तरीके के ऑयल्स, मतलब जो कह लीजिए कि ऑयल सीड होते हैं वो निकल करके आते हैं, ठीक है, बहुत तरीके के होते हैं। अब हमें उसको प्रमोट करना है। तो प्रमोट करने के लिए हम लोग एक तो मेडिसिनल उसकी वैल्यू बताएंगे, प्लस साथ में ये दिखाएंगे कि ये नेचुरली कितना क्रिएटेड है, कहाँ से हो रहा है, उसकी पेरिशेबिलिटी के बारे में बताएंगे, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पर ले आकर के लिख सकते हैं। एक बार खुद से लिखिएगा, मेरे ख्याल से ये चीज़ आराम से लिखी जा सकती है क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं।
लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है ब्लू फ्लैग को लेकर के। ब्लू फ्लैग का मतलब होता है एक ऐसा मतलब कोस्टल इलाका या एक तरीके का ऐसा बीच जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। मतलब अपने आप में इसने एक सर्टिफिकेट इस बात को लेकर के मतलब कह लीजिए कि अचीव किया है कि इसकी इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्लीनेस्ट बीच है और यहाँ पर इको टूरिज्म किया जा सकता है। तो मेन ये क्वेश्चन बना इको टूरिज्म का, सेम उसी बेसिस पर यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपको खुद से लिखने हैं और ये अभी रिसेंट के ही आए हुए क्वेश्चन, मतलब कि एग्जामिनेशन में जो सीएससी का जो रिसेंट में मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। बस आपका तरीका जो है ना थोड़ा मोड़ा बदल दिया गया है, बट एक्चुअल में आप इसको सिंपल बीच टूरिज्म की जगह पर आप इसको इको टूरिज्म समझिए। अब ब्लू फ्लैग किस तरह जगह पर आप समझिए कि दिस इज इको बीच, ठीक है। आप इसको इको बीच समझिए, सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। कंटेंट देखिए सारा सेम हो गया। क्वेश्चंस देखिए जो कंटेंट होता है वो रिपीट होता है, बस क्वेश्चन का जो नेचर होता है वही थोड़ा मोड़ा बदल दिया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हमारा जो ये इंडस्ट्री वाला टॉपिक है, ये इंडस्ट्री वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया आज। कल से हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे हम लोग ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को लेकर के। इसकी जो टेस्ट है वो कल नहीं परसों होगी, ठीक है। और ओपन टेस्ट के बारे में जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम में भी दे दी जाएगी और क्लासरूम आप लोगों ने ज्वाइन कर ही रखा है। टाइमिंग वही रहेगी, तो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा जो पेपर रहेगा बारे में, उसके बारे में भी आप लोगों को पहले से भी बता दिया जाएगा। जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।